हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, क्या आप बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के किसी भी पेन किलर दवा को लेते हैं, जैसे डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, डिस्प्रिन? क्या आप जानते हैं इसका कितना खतरनाक दुष्परिणाम हो सकता है? दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा NSAID। जितनी भी पेन किलर दवाएं मैंने अभी बताई आपको, ये दवायां NSAID क्लास से ही संबंध रखती हैं। तो हमें यह जानना होगा NSAID क्या है। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाइयां हैं, अर्थात इसके अंतर्गत वो दवा आती हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, अर्थात जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का कार्य करती है। एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक शरीर का तापमान बढ़ना अर्थात बुखार आने पर उसको कम करने का कार्य करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी अर्थात सूजन को कम करने का कार्य करती है। तो सबसे पहले समझते हैं NSAID दवा किस प्रकार कार्य करती है। तो जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या इंजरी हो, तो उस स्थान पर प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव होने लग जाता है, जिससे दर्द और सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। अर्थात प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में दर्द और सूजन जैसी प्रतिक्रिया को पैदा कर रहा है। तो NSAID क्लास की जितनी भी दवाइयां हैं वे इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के स्राव को रोक देती हैं, जिससे हमारे शरीर में दर्द सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं। तो यदि आप मेडिकल क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा NSAID दवा किस प्रकार कार्य करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो दर्द और सूजन जैसी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, ये किस प्रकार दे रहा है? क्या ये प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? साथ ही इसमें हम और जानकारी लेंगे COX-1 और COX-2 क्या है। तो इत्यादि संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का टॉपिक हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, COX-1 और COX-2 पर ही है। सेकंड लेक्चर होगा हमारा NSAID का क्लासिफिकेशन और इसके मेजर साइड इफेक्ट क्या है। और तीसरे जो क्लास रहेगी हमारी, वो हमारी NSAID दवाओं के बारे में रहेगी। जैसे पहली वीडियो रहेगी जैसे डाइक्लोफिनेक, फिर एसिक्लोफिनेक। इसी प्रकार हम अभी तक मार्केट में जितने भी प्रिपरेशन हमारे NSAID के हैं उनको कंप्लीट जानकारी, उनके यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वे हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके वार्निंग्स और इंटरैक्शंस इत्यादि संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से लेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और इससे अच्छी मेहनत कर सकूं। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार के लिपिड के यौगिक होते हैं। ये इकोसनाइड होते हैं, अर्थात ये 20 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। अर्थात इकोसनाइड एक ऐसी संरचना है जिसमें 20 कार्बन कंपाउंड मिले हुए रहते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इकोसनाइड होते हैं। इकोसनाइड प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्रिएंस हैं। तो समझते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स की तरह ही हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स की भांति ही हमारे शरीर को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। लेकिन ये किसी ग्रंथि या ग्रंथि से स्रावित नहीं होती जो हमारे सीधे रक्त प्रवाह में प्रवाहित हो। अर्थात प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स की तरह किसी ग्रंथि से स्रावित नहीं होती। ये उसी स्थान पर बनते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता होती, अर्थात जहां पर इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का इंजरी हो, तो वहां पर ये क्या होती हैं, स्रावित होती हैं। चलिए जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले प्रोस्टेट टिश्यू में प्रोस्टाग्लैंडिन को देखा गया। प्रोस्टेट टिश्यू ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती हैं। वहाँ पे उस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो टिश्यू निकाला गया तो उसमें देखा गया कि सबसे पहले कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें पाया जाता है।
लेकिन बाद में पता चला कि ये हमारे बॉडी के सभी सेल्स में पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हमारे शरीर में किस प्रकार होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इसे एक सेल माना हुआ है। यह एक हमारे बॉडी का सेल है और सेल में, हमारी बॉडी की सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में। तो इस कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। जो ये कोशिका झिल्ली है, इसे सबसे पहले एस जोनार्थन सिंगर और गॉर्थ निकोलसन ने बताया था, अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देके बताया था। ये कोशिका झिल्ली लिपिड की 2 परत और प्रोटीन की 1 परत से मिलकर बनी हुई होती है, अर्थात बाई लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की 2 लेयर और प्रोटीन की 1 मॉलिक्यूल से मिलकर ये इस प्रकार अरेंजमेंट रहते हैं। तो आप देखते हैं इस लिपिड की जो परत है, इसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। ये फॉस्फोलिपिड हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण के लिए बहुत अनिवार्य है। क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में किसी प्रकार का चोट या इंजरी हो जाती है, तो ये फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित फॉस्फोलिपिड, और जिस स्थान पर इन्फ्लामेशन या इंजरी है वहाँ से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का स्राव होने लगता है, और ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम हमारे फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोलिसिस करती हैं, और हाइड्रोलिसिस करने से अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण करती हैं। अर्थात जो अरेकिडोनिक एसिड है, इसी अरेकिडोनिक एसिड से हमारे कॉक्स एंजाइम का निर्माण होता है, और यही कॉक्स एंजाइम हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाती हैं। और इसी अरेकिडोनिक एसिड के पास दूसरा पाथवे होता है लॉक्स एंजाइम, ठीक है। तो ये लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम से ल्यूकोट्रेन्स का निर्माण करती हैं। अर्थात यदि हम NSAID दवा देते हैं, अगर NSAID दवा हमारी अरेकिडोनिक एसिड के निर्माण को बंद कर दे, तो हमारे कॉक्स एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, और यदि कॉक्स एंजाइम का निर्माण नहीं हुआ तो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे हमें दर्द और सूजन का अनुभव नहीं होगा। चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स और लॉक्स 2 पाथवे अरेकिडोनिक एसिड के पास होता है। कॉक्स एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कॉक्स 1 से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का निर्माण होता है और थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण होता है। वही कॉक्स 2 से प्रोस्टाग्लैंडिन PG यानी प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का निर्माण होता है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में अंतर क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कॉक्स 1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण, जो थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण होता है, ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम भी, अर्थात संवैधानिक एंजाइम भी कहते हैं कॉक्स 1 को, क्योंकि ये हमारे शरीर में, जो हमारे सेल्स में और टिश्यू में हमेशा मौजूद रहते हैं, और ये लगातार बनते रहते हैं और स्रावित भी करते रहते हैं, स्राव भी होते रहते हैं। लेकिन इन्हें किसी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या इंजरी हो तब ये स्रावित हो, नहीं, ये पहले से ही हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। PGE2 और PGI2 के कार्य और कॉक्स 1 के कार्य को मैं विस्तार पूर्वक आगे बताऊंगा, थोड़ा सा समझते हैं। जो PGE2 है या प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 और PGI2 जो कॉक्स 1 से निर्मित हो रहे हैं, ये हमारे शरीर के स्टमक में म्यूकस और बायोकार्बोनेट के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारा जो पेट यानी स्टमक है वो अल्सर से बचता है। और जो थ्रोम्बोक्सिन है, ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, और आपको पता है ये हमारे शरीर की दैनिक क्रिया के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए कॉक्स 1 कॉक्स 2 से थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। और कॉक्स 2 हमारे शरीर में तभी निर्मित होते हैं, कॉक्स 2 एंजाइम, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इंजरी हो। चलिए अब देखते हैं हम कॉक्स 1 एंजाइम के बारे में। तो जब बॉडी के किसी स्थान जैसे सेल में इंजरी या इन्फ्लामेशन हो, तो सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज एंजाइम
इसके स्राव से ये फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण कर देती हैं। ये अरेकिडोनिक एसिड के पास दो पाथवे होते हैं, कॉक्स और लॉक्स। कॉक्स अर्थात साइक्लोऑक्सीजिनेज का निर्माण करेगी या तो ये लाइपोऑक्सीजिनेज का निर्माण करेगी। कॉक्स के बारे में समझते हैं क्योंकि हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में और दर्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉक्स एंजाइम ये दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। चलिए इन दोनों को सेपरेट करके पढ़ते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 क्या है और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 क्या है। साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इसे कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम भी कहते हैं, अर्थात ये एंजाइम हमारे सेल और टिश्यू में हमेशा मौजूद रहते हैं। इनके स्राव के लिए किसी बाह्य उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे सामान्य कार्य के लिए जरूरी है और ये सामान्य कार्य करने के लिए जरूरी प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करती है। तो कॉक्स 1 को हम बॉडी का हाउसकीपिंग भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। तो अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स 1 एंजाइम की उपस्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है। तो अब समझते हैं जो कॉक्स एंजाइम है यानी कॉक्स 1 जो एंजाइम है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल लाइनिंग में क्या करती हैं, म्यूकस और बायोकार्बोनेट के उत्पादन को बढ़ावा देकर स्टमक को अल्सर से बचाती हैं। तो हुआ ना प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी। तो कॉक्स 1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण PGE2 और PGI2 और थ्रोम्बोक्सिन जितने भी हैं इनका निर्माण हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि ये क्या करती हैं, हमारे स्टमक को अल्सर से बचाती हैं और प्लेटलेट्स में देखो ब्लड के क्लॉट को बनने में मदद करने वाले जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है तो वो कॉक्स 1 से ही बनता है। तो यदि हमारे शरीर में कॉक्स 1 एंजाइम की कमी हो गई तो प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होगा, हमारे आंतों में छाले और स्टमक में छाले पड़ सकते हैं। साथ ही कॉक्स 1 से निर्मित प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती हैं, हमारे किडनी में रक्त प्रवाह के कार्य को बनाए रखने में मदद करती हैं और यदि ये कॉक्स 1 एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और I2 जो कॉक्स 1 से निर्मित हो रहे हैं, तो किडनी में रक्त प्रवाह क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, जिससे किडनी में दिक्कत हो सकती है और ब्लड वेसल्स की सामान्य कार्य करने के लिए हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण जरूरी है। आप समझते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप्स क्या हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और प्रोस्टाग्लैंडिन I2। तो कॉक्स 1 से प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 और PGI2 का निर्माण होता है और थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण होता है। समझते हैं PGE2 का निर्माण होता है तो इसके क्या कार्य हैं हमारे शरीर में। तो PGE2 का उत्पादन जो कॉक्स 1 है और कॉक्स 2 है दोनों एंजाइम के द्वारा होता है, अर्थात जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है इसका निर्माण कॉक्स 1 एंजाइम और कॉक्स 2 एंजाइम दोनों के द्वारा ही होता है। लेकिन कॉक्स 1 और कॉक्स 2 से उत्पादित जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है इनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो जब कॉक्स 1 द्वारा स्रावित जो PGE2 के बारे में हम इसमें देखेंगे, कॉक्स 2 से जो स्रावित PGE2 है उसका हम कॉक्स 2 में देखते हैं। तो कॉक्स 1 से स्रावित जो PGE2 है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, इनके क्या कार्य हैं, स्टमक लाइनिंग में, अर्थात कॉक्स 1 से उत्पादित जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये हमारे स्टमक की परत की सुरक्षा करता है, हमारे म्यूकस और बायोकार्बोनेट के उत्पादन को बढ़ावा देता है जो स्टमक की परत को एसिड और एंजाइम से बचाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमारे शरीर के लिए जरूरी है। डिक्रीज एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, ये हमारे स्टमक में एसिड के सिक्रेशन को क्या करती हैं, कम करती हैं और जूस और पेप्सिन के सिक्रेशन को भी कम करती हैं और इंक्रीज करती हैं म्यूकस और वाटर। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्यों जरूरी है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हमारे स्टमक में म्यूकस का सिक्रेशन और बायोकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ाती है जो हमारे स्टमक को एसिड के संपर्क में आने से बचाती हैं, जिससे हमारे स्टमक में इस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे होंगे इस प्रकार के अल्सर नहीं बनते हैं। तो अर्थात यदि हमारे शरीर में कॉक्स
वन से स्रावित प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का श्रावण कम हो गया हो तो हमारे स्टमक में छाले दिख सकते हैं। रीनल फंक्शन में देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के क्या कार्य हैं। बीपी या तनाव की स्थिति में किडनी में ये रक्त वाहिकाओं को फैला देती है, जिससे रक्त प्रवाह किडनी के अंदर सुचारू रूप से बना रहे, जिससे हमारा GFR रेट को नियंत्रण किया जा सके। तो ये PGE2 किडनी में GFR रेट को भी बनाए रखने में मदद करती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी बनाए रखती है। वस्कुलर टोन यानी रक्त वाहिका का नियमन, तो PGE2 हमारे रक्त वाहिकाओं को फैलाती हैं, जिससे रक्तचाप के नियमन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चित्र में देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए PGE2 हमारे जो नॉर्मल आर्टरी, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर हमारी बॉडी के लिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना जरूरी है तो वहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कॉन्स्ट्रक्ट हो चुकी है। और वैसोडाइलेशन, तो इन दोनों का जो नियंत्रण है वो PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 करता है। चलिए आगे देखते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। दिस स्टिमुलेट ए यूटेराइन कंस्ट्रक्शन विच द इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन। तो PGE2 हमारे प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन के दौरान गर्भाशय को संकुचित करती है। एयरवे रेगुलेशन में PGE2 रेगुलेट करती है हमारे ब्रोंकोडाइलेशन और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को। आप देख पा रहे होंगे ये ब्रोंकोडाइलेशन, हमारे ब्रोंकाई ये डायलेट है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट है। तो PGE2 हमारे बॉडी के जो ब्रोंकोडाइलेशन और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है इसका नियंत्रण रखती है, कब ब्रोंकोडाइलेशन होना चाहिए, कब कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो ये PGE2 ही इस चीज़ का निर्धारण करती है, नियमन करती है। आप देखते हैं COX-1 से उत्पादित जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, इसके क्या कार्य हैं। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को स्वस्थ बनाए रखने में और रक्त के क्लॉट को बनने को नियंत्रित करती है, यानी ब्लड का थक्का नहीं बनने देती है बॉडी के अंदर। PGE2 प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती हैं और प्लेटलेट को रक्त प्रवाह की दीवारों पर चिपकने से भी रोकती हैं। तो हमारे बॉडी में जो अनावश्यक रक्त के थक्के हैं उनके निर्माण को PGI2 रोकती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये हमारी रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करती हैं, जिससे BP कम हो सके और रक्त प्रवाह बेहतर बन सके। यहाँ पे एक नोट है, वो है एस्पिरिन के बारे में। एस्पिरिन अर्थात डिस्पिरिन, तो ये COX-1 को बाधित कर PGI2 के उत्पादन को कम करती हैं, जिससे प्लेटलेट्स का एकत्रीकरण का जोखिम बढ़ जाता है। देखिए जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन हम आगे पढ़ेंगे। एस्पिरिन ऐसी दवाएं हैं जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती हैं, ये कम करती हैं, लेकिन ये NSAID क्लास की ही दवा है और NSAID क्लास की दवा COX-1 और COX-2 पर ही कार्य करती है। तो यदि ये COX-1 को बाधित कर देती हैं तो PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का निर्माण नहीं होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का निर्माण नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 के कार्य हमने पढ़े कि ये हमारे जो प्लेटलेट्स है उसके एग्रीगेशन को रोकती हैं। और जब COX-1 को एस्पिरिन बाधित कर देता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का उत्पादन कम होता है, जिससे प्लेटलेट्स का एकत्रीकरण का जोखिम बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मल बात है। अब COX-1 से उत्पादित जो थ्रोम्बोक्सिन है उसके बारे में देखते हैं। थ्रोम्बोक्सिन क्या करती हैं, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी सिकोड़ती हैं, जिससे क्या हो, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो। किसी स्थान पर ब्लड आ रहा हो तो वहाँ पर जो TXA2 प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करेगा और वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो COX-1 से स्रावित प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये हमारे बॉडी के दैनिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं COX-2 के बारे में। ये कब उत्पादन होता है। जो COX-2 एंजाइम है ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, पेन या फीवर जैसी कंडीशन के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका उत्पादन करती है। तो COX-2 एंजाइम का निर्माण तब होगा जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर या इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो सामान्य परिस्थिति में जो COX-2 एंजाइम है इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम होती है, लेकिन जब शरीर में चोट
इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है तो COX-2 एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाता है। तो आप समझेंगे कि COX-2 एक्टिवेट कैसे होता है। तो ऊपर बता चुका हूं मैं, जैसे जिस प्रकार हमारे सेल, ये हमारी सेल है, सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाई लेयर होती हैं जिसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, यही फॉस्फोलिपिड और हमारे इंजरी वाले स्थान से फास्फोलाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण होता है। ये अरेकिडोनिक एसिड हमारे कॉक्स और लॉक्स का निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है। कॉक्स एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, साइक्लोऑक्सीनेज 1 और साइक्लोऑक्सीनेज 2। साइक्लोऑक्सीनेज 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, साइक्लोऑक्सीनेज 2 के बारे में देखते हैं। COX-2 का निर्माण हमारे शरीर में जब इन्फ्लामेशन होता है तब अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स और कॉक्स से COX-2 का निर्माण होता है। तो अरेकिडोनिक एसिड से साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 का निर्माण करती हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पेरिडॉक्सेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का निर्माण करती हैं और ये H2 हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, F2 और I2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 का निर्माण करती हैं। तो ये निर्माण तभी होगा जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की इंजरी या इन्फ्लामेशन हो। अब देखते हैं, ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये हमारे सेल में कोई इंजरी है तो इसमें क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होगा जो हमें दर्द का अनुभव कराएगा या इन्फेक्शन होने पर। तो जब हमारे बॉडी के किसी सेल में इंजरी या इन्फ्लामेशन हो तो सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित जो फॉस्फोलिपिड है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है फास्फोलाइपेज A2 के स्राव से और ये अरेकिडोनिक एसिड का निर्माण करती हैं। अरेकिडोनिक एसिड के पास दो पाथवे होते हैं, कॉक्स व लॉक्स। तो कॉक्स में COX-1 साइक्लोऑक्सीनेज 1 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं COX-2 के बारे में। तो COX-2 अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और H2 में बदल देते हैं। जो COX-2 एंजाइम है ये अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और H2 में बदल देते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन जो H2 है ये आगे चलकर PGE2, PGD2, PGF2 अल्फा, PGI2 और थ्रोम्बोक्सिन A2 का निर्माण करती है। तो समझते हैं साइक्लोऑक्सीनेज 2 से उत्पादित जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है इसके क्या कार्य है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का निर्माण COX-1 से भी हो रहा था और उसके क्या यूज हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो COX-2 के बारे में देखते हैं। COX-2 एंजाइम के द्वारा दर्द सूजन की स्थिति में ये क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इन्फ्लामेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सूजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह हमारे रक्त वाहिका को फैलाती है। जैसे ही हमारे बॉडी में कहीं पर इंजरी हो जाती है तो वहां पर हमारी जो मास्ट सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वे क्या करते हैं, उस स्थान पर जाने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये वहां पे रक्त वाहिकाओं को फैला देते हैं जिससे उस स्थान में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और हमारे WBC ये सारे क्या हो वहां पर अपनी प्रक्रिया को दिखा सकें। तो इस प्रक्रिया के दौरान उस स्थान पर रेडनेस और वार्म, वहां पर वो स्थान क्या हो जाता है, बिल्कुल लाल और गर्म हो जाता है। पेन, PGE2 दर्द की संवेदना को बढ़ा देता है। यह नर्व्स एंडिंग को उत्तेजित करता है जिससे दर्द का अनुभव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फीवर में, बॉडी में यदि इन्फेक्शन या स्वेलिंग की प्रक्रिया में जो पायरोजन होते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो पायरोजन हाइपोथैलेमस में PGE2 के उत्पादन को बढ़ा देती हैं। ये पायरोजन क्या करती हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के उत्पादन को बढ़ा देती हैं या उत्तेजित करते हैं जिससे हमारे शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बुखार का ये कारण बनता है। तो COX-2 से उत्पादित प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के क्या कार्य हैं, ये हमारे स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का कार्य करती हैं और सूजन वाले क्षेत्र में रक्त प्रवाह को, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से सूजन वाले क्षेत्र में रक्त प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, इसमें अस्थमा जैसी समस्याएं ये कर सकता है। तो COX-2 से उत्पादित प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के कार्य देखते हैं।
तो ये मास्ट सेल और ब्रेन में पाए जाते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है ये हमारे मास्ट सेल और ब्रेन में पाई जाती हैं। ये मास्ट सेल के द्वारा बड़ी मात्रा में जारी होती हैं और खासकर कब होती है जारी, जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो, और इस प्रकार एलर्जिक कंडीशन में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन कर देती है, उस स्थान पर ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रक्ट कर देती है, ब्रोंकाई कंस्ट्रक्ट करती है और उस स्थान पर म्यूकस का प्रोटेक्शन बढ़ा देती है, जिससे अस्थमा जैसे लक्षणों को ये क्या कर सकता है, तैयार करता है। तो पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन D2 दो रिसेप्टर के माध्यम से कार्य करता है, DP1 और DP2। तो इन रिसेप्टर को अस्थमा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो पेन और टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन का कार्य भी करती है और एलर्जिक यानी अस्थमा में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अस्थमा PGD2 के कारण, अस्थमा का कारण PGD2 बनता है और ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करते हैं। तो PGI2 ये प्लेलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती हैं और TXA2 प्लेलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ाती है। तो दोस्तों यह संपूर्ण जानकारी थी हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा प्रोस्टाग्लैंडिन और साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपको इंग्लिश में नोट्स देने हैं तो इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में नोट्स दे सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।